नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने कर्मचारियों को दी खुशखबरी। दुर्गा पूजा से पहले सितंबर वेतन का भुगतान आज से होगा शुरू। हाईकोर्ट, विधानसभा और राजभवन के कर्मियों को भी समय से पहले मिलेगा वेतन। गन्ना किसानों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। पेराई सत्र 2024-25 में अतिरिक्त 10 रुपए प्रति क्विंटल होगा भुगतान। कृषि यंत्र और बीज पर भी मिलेगा 50% तक का अनुदान। बिहार में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर चलेगी स्वदेशी अपनाओ अभियान। 114 पंडालों में खादी और हस्तशिल्प उत्पाद आधे दाम में होंगे उपलब्ध। स्टॉल लगाने के लिए प्रति टेंट दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिया त्योहारी तोहफा। ग्रुप सी को 78 दिन का पीएलबी और 17,951 रुपए तक मिलेगा बोनस। कैबिनेट बैठक में पीएम ने लिया निर्णय। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम। रोहित शर्मा ने 10 किलो घटाया वजन। पंत और सरफराज ने भी फिटनेस पर लगाया जोर। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आज से मिलेगा सितंबर माह का वेतन। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने गुरुवार यानी कि आज से सितंबर महीने का वेतन भुगतान शुरू करने का फैसला किया है। ये कदम दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कर्मचारी त्योहार के दौरान आर्थिक परेशानियों के बिना खुशी से अपना उत्सव मना सके। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही हाईकोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद और राजभवन के कर्मियों को भी समय से पहले वेतन दिया जाएगा। लेटर की कॉपी सभी कोषागार पदाधिकारियों को सौंप दी गई है और अब वेतन वितरण शुरू हो चुका है। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसके साथ ही त्योहार से पहले वेतन मिलने से स्थानीय बाजारों और खुदरा व्यापारियों को भी लाभ होगा, जिससे त्योहार की रौनक और उत्साह बढ़ेगा। नवरात्र में बिहार के पंडालों में आधे दाम पर होगी स्वदेशी उत्पाद की बिक्री। बिहार में नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है। पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत पूजा पंडालों के पास खादी, हस्त निर्मित उत्पाद और एक जिला एक उत्पाद की सामग्री आधे दाम में उपलब्ध होगी। इसके लिए 38 जिलों में 114 पंडालों के पास बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। स्टॉल लगाने के लिए प्रति टेंट 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जिला उद्योग केंद्र, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और केवीआईसी के सहयोग से ये प्रदर्शनी आयोजित होगी, जिसमें बिहार की माटी और सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे आकर्षक और देश प्रदेश की विरासत दिखाने वाली स्टॉल्स को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नवरात्र खत्म होने के बाद टेंटों को अन्य प्रमुख भीड़ वाले केंद्रों पर शिफ्ट किया जाएगा। बिहार में गन्ना किसानों को मिलेगा 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान। बिहार में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2024-25 में निर्धारित मूल्य के अलावा किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान देने की घोषणा की है, जो अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगा। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने बामेती सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी में ये जानकारी दी। गन्ना आयुक्त अनिल झा ने बताया कि किसानों को कृषि यंत्र, प्रमाणित गन्ना बीज, बर्ड चिप और सिंगल बर्ड विधि के साथ मसूर, सरसों एवं धनिया जैसी अंतर्वर्ती खेत में 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। गुड़ उत्पादन इकाइयों को उनकी पूंजी लागत का 50% तक अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम से उत्पादन लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। किसानों को ईख मित्र ऐप से जुड़कर समस्याएं सीधे विभाग तक पहुंचाने की सलाह दी गई है। बांकीपुर में 45 करोड़ की सड़क और शहरी विकास योजनाओं का हुआ शिलान्यास। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना और पथ निर्माण विभाग की कई सड़क योजनाओं का शिलान्यास पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया। इन परियोजनाओं के पूरा होने से वार्ड 36 और 38 समेत राजधानी के लाखों लोगों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। शिलान्यास के तहत लालजी टोला, सरस्वती लेन, अम्बेडकर कॉलोनी, डोमन भगत लेन, भूषण लेन और पुस्तकालय लेन में नाला और पीसीसी निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिनकी लागत अलग अलग 8.45 लाख और 70.50 लाख रुपए तक है। इसके अलावा पटना सदर प्रखंड में 7.348 किलोमीटर लंबाई के पथों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण 20.11 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें राजेंद्र मठ, ज्ञान गंगा, पेपर मिल, बुद्ध मूर्ति, विजय चौक, कांग्रेस मैदान और पीर मुहाने के आंतरिक मार्ग शामिल है। ये कदम शहरी विकास और यातायात सुगमता के लिए महत्वपूर्ण है। रेल कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में मिलेगा बोनस।
केंद्र सरकार ने दशहरा, दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। देश भर के ग्रुप सी श्रेणी के लगभग 11 लाख कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा, यानी कि PLB। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इस वर्ष कुल 1866 करोड़ रुपए का बोनस मंजूर किया गया है, जो 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा और प्रति कर्मचारी अधिकतम 17,951 तय की गई है। इसका लाभ ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन, गार्ड और मिनिस्ट्रियल स्टाफ सहित कई श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा। बोनस से कर्मचारियों की आर्थिक मजबूती बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में बाजार में मांग और खपत को भी बढ़ावा मिलेगा। ये कदम कर्मचारियों के मनोबल और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अहम साबित होगी। मतदाता सूची संशोधन में कागजात जमा करने की आखिरी तारीख आज। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज 25 सितंबर दस्तावेज जमा करने का आखिरी दिन है। निर्वाचन विभाग ने जिन मतदाताओं के कागजातों में त्रुटियां पाई थी, उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे गए थे। अब तक 3 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजा गया, जिनमें से लगभग 85 से 90% ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। अनुमान है कि करीब 30,000 नाम अंतिम सूची से हट जाएंगे। किशनगंज, अररिया और मधुबनी जिलों में सबसे अधिक गड़बड़ी पाई गई और यहाँ हजारों मतदाताओं को नोटिस भेजा गया। जांच में नेपाली और अन्य विदेशी नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में पाए गए, जिनसे प्रमाणित दस्तावेज मांगे गए हैं। 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में 7.24 करोड़ मतदाता थे। अब 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जो विधानसभा चुनाव से पहले बेहद अहम होगी। छठ पर्व के लिए 10 प्रमुख स्टेशनों पर बनेगा होल्डिंग एरिया। छठ महापर्व के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल ने 10 प्रमुख स्टेशनों पर अगले 21 दिन के लिए होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की है। स्टेशनों में सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, जयनगर, सकरी, मधुबनी, बापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल और समस्तीपुर शामिल है। होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा, पीने का पानी, शौचालय, प्रकाश, पंखे, चिकित्सा सुविधा और अनाउंसमेंट सिस्टम उपलब्ध होगा। रेलवे का यह कदम त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए है। यात्रियों को ट्रेनों के आगमन से पहले रोककर प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भीड़ से बचाया जाएगा। अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल और वाणिज्य कर्मी तैनात रहेंगे। इस तैयारी का उद्देश्य छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा को सहज, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। फेज 2 में बिहटा एयरपोर्ट और एम्स से जुड़ेगा मेट्रो नेटवर्क। पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का परिचालन इस महीने के अंत तक शुरू होने जा रहा है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार के अनुसार 6.20 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर पर ISBT से मलाही पकड़ी तक मेट्रो ट्रेनों का संचालन होगा, जिसमें 0 माइल, भूतनाथ और खेमनीचक स्टेशन शामिल है। भविष्य में फेज 2 में बिहटा एयरपोर्ट, एम्स और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ा जाएगा, जिससे राजधानी की आवाजाही और सुविधाजनक होगी और सड़क जाम कम होगा। पटना और बिहार के शहरों ने 2005 से बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। स्वच्छता मिशन और मेट्रो परियोजनाएं राजधानी के नागरिकों को बेहतर परिवहन, रोजगार, निवेश और व्यावसायिक अवसर प्रदान करेंगी। मेट्रो केवल परिवहन नहीं, बल्कि बिहार के शहरी विकास और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 को मिली मंजूरी। बिहार को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज यानी कि BIIPP 2025 को स्वीकृति दी है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि यह पैकेज निवेश आकर्षित करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बिहार को न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर औद्योगिक शक्ति बनाना है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने नीति के प्रावधानों की जानकारी दी, जिनमें मुफ्त भूमि आवंटन, वित्तीय प्रोत्साहन और कारोबारी माहौल सुधार शामिल है। बियाडा के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने कहा कि पैकेज उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं देगा और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। BIIPP 2025 को बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पश्चिम चंपारण में बनेगा 500 मेगावाट सौर ऊर्जा केंद्र। कोल इंडिया लिमिटेड बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में 500 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित करने जा रही है। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इसकी स्वीकृति दी है और राज्य सरकार से जमीन आवंटन व BSPGCL से पावर खरीद समझौते का आग्रह किया है। इस परियोजना से पटना जैसे शहर की आधी आबादी को बिजली आपूर्ति संभव होगी और राज्य के गैर परंपरागत ऊर्जा लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। बिहार सरकार ने 2029
2030 तक 23,968 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा होगी। लखीसराय में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित बिजली घर भी निर्माणाधीन है। कोल इंडिया गुजरात, राजस्थान और यूपी में भी ऐसी परियोजनाएं चला रही हैं। इस पहल से बिहार को ऊर्जा सुरक्षा, किसानों को सिंचाई हेतु बिजली और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन का लाभ मिलेगा। मोतिहारी में 26 सितंबर को आयोजित होगा 1 दिवसीय जॉब कैंप। मोतिहारी में जिला नियोजनालय परिसर में 26 सितंबर को 1 दिवसीय जॉब एवं कैरियर मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में सत्या माइक्रो कंपनी भाग लेगी और 100 युवाओं को एग्जीक्यूटिव पद पर रोजगार प्रदान करेगी। चयनित अभ्यर्थियों का कार्यस्थल बिहार होगा और उन्हें 20,901 रुपए मानदेय के साथ आवास, इंसेंटिव, पीएफ, मेडिकल और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है और आयु सीमा 20 से 34 साल तक निर्धारित की गई है। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों को रोजगार कैंप में अपना रिज्यूमे, मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो लेकर आना होगा। ये कैंप युवाओं को रोजगार और कैरियर मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। सीबीएसई 2026 बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई तक होंगी आयोजित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी की है। परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 तक होंगी और इस दौरान मुख्य परीक्षाओं के साथ 12वीं के खेल वर्ग के छात्रों की विशेष परीक्षाएं, 10वीं की द्वितीय सत्र परीक्षा और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। लगभग 45 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे। परीक्षाएं 204 विषयों में भारत और 26 विदेशी देशों में कराई जाएंगी। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा और 12 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है। उदाहरण स्वरूप यदि 12वीं का भौतिकी पेपर 20 फरवरी को होता है तो मूल्यांकन 3 से 15 मार्च तक होगा। ये डेट शीट फिलहाल अनुमानित है और स्कूलों से छात्रों की अंतिम सूची मिलने के बाद अंतिम रूप से जारी की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ट्रक से 2200 लीटर अवैध शराब की बरामद। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने नवरात्र और दुर्गा पूजा से पहले एक बड़ी शराब तस्करी का खुलासा किया है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर गरहा हथौड़ी मार्ग पर अभियान चलाकर एक ट्रक को रोका गया। तलाशी के दौरान ट्रक से लगभग 2200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई। तस्करों ने ट्रक की नंबर प्लेट बदलकर इसे यूपी से बिहार तक पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब पंजाब के मोहाली में बनी 2 अलग अलग ब्रांड की थी, जो पहले यूपी भेजी गई और वहां से बिहार में वितरण के लिए ट्रक पर लोड की गई। पुलिस मुख्य धंधेबाज की तलाश कर रही है और पंजाब व यूपी से जुड़े तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। शराबबंदी लागू रखना पुलिस की प्राथमिकता है। निजी वाहनों पर जज या एडीजे बोर्ड लगाने पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा निजी वाहनों पर जज, न्यायाधीश, सब जज या एडीजे जैसे बोर्ड व नेम प्लेट लगाने पर सख्ती दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंतरी और न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह आदेश कानून छात्र केशव कुमार झा की लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार 2019 में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि न्यायिक अधिकारी निजी वाहनों पर ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकते। इसके बावजूद कई अधिकारी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इससे कानून और न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित होती है। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने बीएसईबी को रेबिका बर्धन के इंटरमीडिएट 2001 अंक विवरण सुधारकर 3 माह में दिल्ली मेडिकल काउंसिल को उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। रोहित, पंत और सरफराज ने फिटनेस में बनाए नए मानक। भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जिसमें 3 वनडे और 5 टी20 मैच होंगे। इसके लिए हिटमैन रोहित शर्मा ने कड़ी मेहनत की और 10 किलो वजन घटाया है। टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने उनकी फिटनेस की तस्वीर साझा की, जिसमें रोहित चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। रोहित ही नहीं बल्कि अन्य क्रिकेटरों ने भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया है। युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने वापसी के लिए करीब 17 किलो वजन घटाया। उन्होंने रोटी, चावल, चीनी, मैदा और बेकरी से दूरी बनाई और ब्रोकली, गाजर, उबले अंडे, ग्रिल्ड मछली, चिकन और एवोकाडो पर ध्यान दिया है। वहीं ऋषभ पंत ने कार एक्सीडेंट के बाद 16 किलो वजन घटाया। उन्हें अपनी पसंदीदा फ्राइड चिकन, रसमलाई और बिरयानी से दूरी बनानी पड़ी और रात 11 बजे के बाद फोन, टीवी और आईपैड से भी परहेज किया। ये तीनों खिलाड़ी अब फिटनेस के नए मानक स्थापित कर चुके हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, रंजीत सिंह, संजीव कुमार, अबोध कुमार, दीपक कुमार, मोहम्मद अफरोज, विजय पासवान, मनोज दास, मदन कुमार, गीतांजलि कुमारी, असफर, इरशद खान, रंजीत मिश्रा, काजल राय, बाबूलाल मरांडी, सुकांत शंकर,
कुणाल कुमार, तरुण प्रकाश, विजय कुमार, मंतोष कुमार, श्वेता कुमारी और शिव शंकर शुक्ला। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको लगता है कि जातिगत राजनीति अब भी चुनाव में असर डालती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।